हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज से हम अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ एक आध चीज़ें बता दी थी कि डीएनए को डीएनए क्यों कहा जाता है, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ एज जेनेटिक मटीरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन हम सब ने बहुत पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बीएससी में पढ़ा है, एमएससी में पढ़ा है, बीटेक के दौरान पढ़ा है, एमटेक के दौरान पढ़ा है। और हमारे टीचर्स ने, हमारे मेंटर्स ने हमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाते हैं और सब अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसमें एक कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, एक डिफरेंट तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जाहिर है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेसेस इन आवर सेल बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी की स्टार्ट ही डीएनए रेप्लिकेशन से होती है। इनफैक्ट जो आपका सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी है, जो पूर्णतः न सही है न गलत है, वो बीच में कहीं है, वो कुछ इस तरह की बात करता है। जिसमें आपने अक्सर देखा होगा एक ऐसा सर्कल सा आता है। जी हाँ, आज हम इसी पार्ट के बारे में और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डीएनए रिपेयर के बारे में बात करेंगे, जहां हम थोड़े से एंजाइम्स वगैरह देखेंगे। अब देखिए, आज मैं आपको बहुत डिटेल नहीं दूंगा, केवल एक ओवरव्यू वीडियो होगा, क्योंकि ओवरव्यू देना जरूरी है। ठीक है, हम सबको बहुत सारी बातें पता है। अब हम सबको क्या क्या पता है वो सबसे पहले हम देख लीजिए। ये कुछ सवाल है, ये सवाल सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के नहीं है, ये किसी भी टॉपिक के सवाल हो सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से मास्टर करना चाहते हैं या उसके बहुत अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी विषय के बहुत अच्छे स्टूडेंट, एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर किसी भी सब्जेक्ट को कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है, इट्स एन एंडलेस ओशन। तो आपके ये कुछ सवाल हमेशा आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए। इन सवालों में मेरी बड़ी मदद करें। सबसे पहले तो कोई भी चीज क्या है, व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज दैट टॉपिक। जैसे व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाई इट इज हैपनिंग, वो क्यों हो रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग, वो कैसे हो रहा है, वो कब हो रहा है, व्हेन इट इज हैपनिंग, और वो कहां हो रहा है, वेयर इट इज हैपनिंग। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो अगर आप अपने आप से पूछते रहेंगे, चाहे वो आप सब्जेक्ट के बारे में पूछें या चाहे वो आप अपनी लाइफ के बारे में पूछें, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बोथ योर सब्जेक्ट एंड योर लाइफ बिकम्स ईजी। मेरे प्रोफेसर ने एक बात मुझसे बहुत अच्छी कही थी, इम्यूनोलॉजी के कंटेक्स्ट में कही थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से जनरलाइज्ड बात है कि इम्यूनोलॉजी का सब्जेक्ट आसान होता नहीं है, उसे आसान बनाना पड़ता है। मेरे ख्याल से वो हर टॉपिक पे रिलेवेंट है, आसान बनाया जाएगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि डीएनए रेप्लिकेशन का ये सब्जेक्ट आपके लिए आसान बने। मेरा खुद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा सा वीक था, लेकिन मैंने अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सब्जेक्ट पे स्ट्रेंथ हासिल करी। मैं वही स्ट्रेंथ आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। आज हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे, आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे डिटेल की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। अब देखिए, ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या है, हम उसकी एक और कॉपी बना रहे हैं। आप अक्सर फोटोस्टेट के शॉप पे गए होंगे, आपने जेरोक्स कराया होगा अपने नोट्स के लिए, कॉपीज के लिए। तो देखिए, आप जब नोट्स अपने बनाते हैं, ये आपके नोट्स हैं सपोज, आप इन नोट्स को मुझे दो लोगों को देना है, सपोज दो फ्रेंड्स को देना है। मैं एक मेंटर हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, और मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं। मुझे नोट्स को दो तरीके से देना है। मैं यहाँ पे फिर अपने एक और टीचर का एग्जाम्पल लूंगा। उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे समझाया था कि इस पेज को दो लोगों में बांटने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसकी एक कॉपी बना दूं, ठीक है, इस नोट्स की एक कॉपी बना दूं और एक कॉपी एक स्टूडेंट को दे दूं, एक कॉपी दूसरे स्टूडेंट को दे दूं।
और या फिर मैं क्या करूँ, इस पेज को बीच से फाड़ दो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है, और आधा पेज से दे दो, आधा पेज दूसरे स्टूडेंट को दे दो। एक लॉजिकल दिमाग ये कहता है कि अगर आप पेज को फाड़ेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टली, चाहे वर्टिकली, चाहे डायगनली, तो इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी कॉपी बना लेंगे तो इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी। हाँ, यह हो सकता है कि इन नोट्स में कुछ गलतियां हों, सब मिस्टेक्स हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इन नोट्स में कुछ मिस्टेक्स हो, और जब आप कॉपी करें, जब आप इसको कॉपी करें, तब आपको वो मिस्टेक्स पढ़ने में समझ में आए। अगर आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और कहेंगे कि इसमें ये चीज़ गलत है या ये पॉइंट गलत है, तो आप उसको करेक्ट करके जब नई कॉपी बनाएंगे तो हो सकता है ये जो कॉपी हो इसमें मिस्टेक्स कम हो या ना के बराबर हो। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे हमारा डीएनए काम करता है। मुझे इस तरह से समझाना है आपको। तो बहुत तो समझ में आ गया कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। बेसिक सी बात है, हमारे पास हमारे पेरेंट्स द्वारा दिया हुआ डीएनए है, जिसमें एक 50% डीएनए हमारी मदर से मिला है, माँ से मिला है, 50% हमें फादर से मिला है, पिता से मिला है, और हम उसी डीएनए की है, अपने पेरेंट्स के डीएनए का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन ये तो समझ में आ गया। क्या हो गया? कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए इज डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत सिंपल ले जाऊंगा मैं, अभी बुकिश टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं अभी आपको सिंपल से समझाऊंगा। व्हाई इज डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट? वाई का अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत समुद्र से गहरा सवाल है कि चीजें क्यों होती हैं, लेकिन इसका जो एक बेसिक फंडामेंटल आंसर है वो ये है कि आपको जीन की इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि जीन अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जीन्स में जो आपके क्रोमोसोमल्स के जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जीन्स आते जा रहे हैं, इनहेरिटेबल फैक्टर्स हैं, वो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इसलिए हम डीएनए रेप्लिकेट करते हैं। मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको अपने मम्मी पापा से आपका ब्लड ग्रुप कैसे मिलता है, ठीक है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। जीन्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए इवोल्यूशनरी डीएनए रेप्लिकेशन का जन्म हो, ताकि आपकी जीन्स की इंटीग्रिटी लॉस ना हो। ये इसका फंडामेंटल आंसर है। ये इसका एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं है, लेकिन इसका फंडामेंटल आंसर है। अब हमें यह पता चल गया कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है और डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है। उसके बाद ये कैसे होता है, कैसे होता है, तो ये हम सबको पता है। ये कैसे होता है? डीएनए पॉलीमरेजेस की मदद से होता है। अब ये भी समझ लीजिए कि डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज ही क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, वॉट और वाई को इरेज कर देता हूँ, और डीएनए ये सिंपल नॉर्मल को हटा देता हूँ। डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। ये मैं एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहा हूँ, दैट्स नॉट अ वेरी, ये देखिए, ये आपका डीएनए का एक पॉलीमर है। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड, टू बी मोर एक्यूरेट डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। जब पॉलीमर में आप कुछ ऐड करोगे, अगर आपको ये एक चीज ऐड करनी है इसमें, तो आप पॉलीमरेज का इस्तेमाल करोगे। जो क्लासिकल एंजाइम की डेफिनेशन थी वो इस तरह से थी कि हम जिस चीज को काम करते थे, जो एंजाइम जिस तरह का काम करता था, उसी को उसके नाम पे देते थे। जैसे कि अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या होगा? एक कंपाउंड को अल्कोहल में चेंज करना, राइट। इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए की या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट को पॉलीमर में ऐड करता है, इसीलिए इसका नाम डीएनए पॉलीमरेज।
ये बेसिक सी डेफिनेशन है। ये अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगेन मैं इस बार को बार बार रिपीट करता हूँ कि बायोलॉजी को अक्सर बड़ा रटने वाला सब्जेक्ट समझा जाता है कि इसमें तो रटना पड़ता है, इसमें तो नाम याद करने पड़ते हैं, प्रोसेसेस याद करनी पड़ती हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है, पर ये पूर्णतः सही नहीं है। इट्स नॉट कंप्लीटली राइट दैट यू हैव टू mug off biology. If you understand biology, you will be able to appreciate the biology and you will be able to love the biology. खैर, हमें ये समझ में आ गया कि हम क्यों कर रहे हैं। हम डीएनए को रेप्लिकेशन क्या होता है, कॉपिंग ऑफ द डीएनए, इतना आप समझिए। हम क्यों कर रहे हैं, जीनोम की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। हम कैसे कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स में ऐड करता है, इसीलिए उसको डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप लेते हैं कि कब होता है ये। तो अब ये सब आप सबको ये पता ही है, एस फेज में होता है। ठीक है, और कहां होता है ये, एस फेज में तो होता है, लेकिन होता कहां है, डीएनए रेप्लिकेशन ज्यादातर न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, एम आई करेक्ट और एम आई इनकरेक्ट? डीएनए रेप्लिकेशन ज्यादातर न्यूक्लियस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पर न्यूक्लियस में ज्यादातर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आपको 5 सवालों के जवाब मिल गए। सबसे पहले आपने ये पूछा कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए को कॉपी करते हैं। दूसरा हमने पूछा कि क्यों करते हैं, जीनोम की इंटीग्रिटी बनाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डीएनए के पॉलीमर को ऐड करते हैं 1 बाय 1। डीएनए का पॉलीमर क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देन वी एक्चुअली, हमने उसके बाद क्या देखा कि हाउ व्हेन एस फेज में होता है सेल साइकिल के, और वेयर होता है न्यूक्लियस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन ज्यादातर डीएनए आपके न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी बात, ये तो बहुत फंडामेंटल बात हो गई। पर अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की, जो कि गेट के लिए बड़ी रेलेवेंट है। और गेट पे इससे हर बार सवाल आते हैं, हर बार मतलब हर बार सवाल आते हैं, ये बात याद रखिएगा। पिछले साल भी सवाल आया था, उससे 1 साल पहले भी सवाल आया था। इस सवाल को थोड़ा सा वो घुमा के पूछता है, पर पूछता जरूर है। वो सवाल ये है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये किसने प्रूफ किया था, ये आपका होमवर्क है कि हु प्रूव द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। पर वो सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं, बहुत बेसिक से, बहुत फंडामेंटल से। देखिए, जब डीएनए का स्ट्रक्चर सामने आया, उससे भी पहले डीएनए का स्ट्रक्चर कब सामने आया, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है 1950s में सामने आया, अर्ली 50s में। इनफैक्ट 1953 में तो वॉटसन एंड क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल गया था। और एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, इसमें रोजालिंड फ्रैंकलिन का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन उनका था। ठीक है, इस चीज को कभी भूलिएगा मत। वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज मिल गया था और रोजालिंड फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था डीएनए के एक्सरे स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए। इसका एक और मतलब है, कभी कभार हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि कुछ लोग इतिहास के पन्नों में गायब जरूर हो जाते हैं या उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, पर उनके काम को सराहा जरूर जाता है। इस बात को याद रखिएगा।
खैर वो एक अलग मोरालिटी वाली बात हो गई। हम बात करने जा रहे हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे वो कैसे आए। उस टाइम पे 3 मॉडल्स थे जो थोड़े पॉपुलर थे, ठीक है। एक आपका आ गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा हो गया आपका कंजर्वेटिव मॉडल, हो गया, और तीसरा हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल। देखिए 99.9% आपके सवाल कंजर्वेटिव के ही 1 या 2 तरीके से पूछे जाएंगे। आज इसका हम कंसेप्ट समझेंगे, अगली क्लास में हम इससे एक रिलेटेड सवाल करेंगे। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर 0.1% या 99.8 लिख देता हूं उसको, 0.1% सवाल इससे भी पूछ सकते हैं और 0.1% इससे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। CSIR के लिए, गेट के लिए, DBT के लिए, ICMR के लिए, ICAR के लिए, NII के लिए, एम्स के लिए, जितने भी आपके एग्जाम हैं उनके लिए आपका कंसेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। सवाल आप 15,000 20,000 भी लगा लें। देखिए आपका मकसद अगर सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके तो बहुत तरीके हैं। मैं आपको 15,000 सवाल दे दूंगा, 20,000 25,000 सवाल दे दूंगा, आप उन्हें बैठ के करते रहिए। अगर आपने 25,000 सवाल प्रैक्टिस कर लिए तो मेरे ख्याल से आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट योर PhD, if you are really serious about your PhD or you want to have a really good career in research, then you must understand the logic behind the questions and the logic behind question framing also. Let's understand this. तो सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल होता क्या है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आज केवल समझेंगे, सवाल बाद में करेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये होता है कि ये आपका पेरेंटल स्टैंड है, ठीक है। इससे एक स्टैंड ये निकला और एक स्टैंड ये निकला, मतलब किसी मैजिक से ये स्टैंड सेपरेट हुए, इससे 2 स्टैंड बने। इस स्टैंड को देखते हुए, जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन, इस स्टैंड को देखते हुए एक और स्टैंड बना और इस स्टैंड को देखते हुए एक और स्टैंड बना। ये हो गया आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं? सेमी मीन्स आधा, हाफ, और कंजर्वेटिव मीन्स जो अपने आप को कंजर्व करके रखे। तो सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा DNA रेप्लिकेशन मॉडल सिस्टम जिसमें एक स्टैंड तो कंजर्व्ड है, इट इज कंजर्व्ड, CONSERVED, और दूसरा स्टैंड जो है दैट इज न्यू, ठीक है। पहले मतलब, नाम का मतलब समझिए, नाम का मतलब समझना बहुत जरूरी है। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? सेमी का मतलब हाफ या आधा या कुछ, टू बी मोर एक्यूरेट, इसका मतलब हाफ नहीं, इसका मतलब कुछ पार्ट, सम पार्ट इज कंजर्व्ड एंड सम पार्ट इज न्यू। ये आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, जो कि अगर आप 1940s में पैदा होते या 1950s में पैदा होते तो आपका दिमाग में ये तीनों मॉडल चल रहे होते। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली और बाद में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की डिस्कवरी के बाद या ओकाजाकी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद इस मॉडल का ही हम प्रूफ मानते हैं, जब तक कि कोई नई डिस्कवरी नहीं हो जाती, बिकॉज साइंस इज फुल ऑफ डिस्कवरीज एंड इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है। कंजर्वेटिव मॉडल का क्या मतलब है? कंजर्वेटिव मॉडल का ये मतलब है, ये आपका पेरेंट DNA है। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ लें चीजों को। कंजर्वेटिव मॉडल का क्या मतलब है कि एक स्टैंड तो आपका ऐसे ही रहा, ठीक है, और एक स्टैंड आपका बिल्कुल नया सिंथेसाइज हुआ।
ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा क्योंकि ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बायोलॉजिस्ट होते हुए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये थोड़ी शर्म की बात है, पर ठीक है, नहीं है तो नहीं है, क्या किया जाए। खैर, ये आपका कंजर्वेटिव मॉडल हुआ। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या हुआ कि एक आपका पूरा डीएनए कंजर्व रहा, पूरा का पूरा आपका पेरेंटल कंजर्व रहा, और एक स्ट्रैंड, एक आपका डीएनए का मॉलिक्यूल बिल्कुल न्यू जनरेट हुआ। ठीक है, अब आता है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल में, जो सबसे ज्यादा अच्छा मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भैया कहीं कहीं से ये डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक होता है। बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा, हवा में नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि हवा में उड़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल हुआ। अगर मैं साइंटिस्ट होता, मतलब उस टाइम पे होता, साइंटिस्ट तो मैं भी हूं, पर अगर मैं उस टाइम का साइंटिस्ट होता तो आई वुड रियली बेट माई मनी ऑन दिस मॉडल। ठीक है, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। मुझे कंजर्वेटिव मॉडल तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था। ठीक है, मैं सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव पे पैसा इक्वली लगाता, इनफैक्ट कंफ्यूज होता कि मैं किस पे पैसा ज्यादा लगाऊं, सेमी कंजर्वेटिव पे लगाऊं कि डिस्ट्रीब्यूटिव पे लगाऊं। ये बात तो सबकी समझ में आ गई थी उस टाइम तक कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लॉन्ग बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये बात लोगों की समझ में आ गई थी कि डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है। पर एक चीज अगर आप समझिए, थोड़ा सा गौर दीजिए इस चीज पे, तो इस केस में यू हैव अ टेम्पलेट। ठीक है, इस केस में आपके पास एक टेम्पलेट है, ये ब्लैक वाला स्ट्रैंड आपके लिए टेम्पलेट का मतलब वो ओरिजिनल कॉपी जिसे देखकर दूसरी कॉपी फोटोस्टेट में बनाई गई, यानी वो ओरिजिनल कॉपी जिसे देखकर दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाया गया, इसमें अवेलेबल है। कुछ टेम्पलेट इसमें भी अवेलेबल है, पर इसका टेम्पलेट मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता कि अवेलेबल है कि नहीं है। इसमें थोड़ा टेम्पलेट वाले प्रोपोर्शन पे सवाल उठते हैं अगर मैं अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाऊं तो। उस टाइम के साइंटिस्ट हो सकता है इस चीज को दूसरी तरह से समझते हूं, पर मेरा यह मानना था कि सेमी कंजर्वेटिव का जो मॉडल है उसके पास एक टेम्पलेट अवेलेबल है, ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जैसे आपने कभी घर बनवाया होगा या आपने अपने पेरेंट्स को कभी घर बनवाते हुए देखा होगा, तो आपको एक नक्शा दिया जाता है, इंजीनियर और आर्किटेक्ट मिलकर एक नक्शा पास करते हैं, राइट, घर का नक्शा, कि घर ऐसा दिखेगा। आजकल तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है 3D मॉडल्स के थ्रू, पर एक नक्शा पास होता है, एक ब्लूप्रिंट पास होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में द ब्लैक स्ट्रैंड इज एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्लू स्ट्रैंड। डिस्ट्रप्टिव में भी ये ब्लैक इसका ब्लू का कुछ कुछ टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था, बट कंजर्वेटिव में ज्यादा नहीं कर रहा था, ऐसा मेरा मानना है। उस टाइम के साइंटिस्ट का कुछ और मानना हो सकता था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर आप बात करेंगे तो ये कहते थे कि डीएनए ब्रेक करता है रैंडमली। ये जो ब्रेकेज है ये रैंडम ब्रेकेज है। ठीक है, ये रैंडम ब्रेकेज है, और ये ब्रेकेज जो है, जो ब्रेक पीसेस ऑफ, जो ब्रोकन पीसेस ऑफ डीएनए है, यही बनते हैं टेम्पलेट नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस का। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, कॉपिंग ऑफ डीएनए इज डीएनए रेप्लिकेशन, इतना समझिए अभी आप। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि क्यों होता है, जीनोम की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए होता है।
कैसे होता है? डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू होता है। डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डीएनए के पॉलीमर में या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर में एक नया मोनोमर ऐड करता है। और पहले के टाइम पे स्टार्टिंग में जब एंजाइमोलॉजी डिस्कवर की जा रही थी साइड बाय साइड, तो एंजाइम को उसके काम के नाम से जाना जाता था कि कोई पॉलीमरेज है तो वो पॉलीमर का एडिशन कर रहा है। उसके बाद ये कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस में होता है। और कब होता है? एस फेज में होता है। तो ये तो बात मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगी। तो 1940 से 1950 के दौरान ये सब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जिसमें ये कंक्लूजन निकला कि सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव 3 मॉडल्स हैं आपके डीएनए रेप्लिकेशन के। सेमी कंजर्वेटिव में क्या है कि आपके जो पेरेंटल डीएनए है वो सेपरेट हुआ, एक स्ट्रैंड एक दूसरे स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट पड़ा और 2 कॉपीज बन गई। कंजर्वेटिव में क्या है कि एक पेरेंट स्ट्रैंड ज्यों का त्यों रहा, नो चेंज, और दूसरा जो है स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज हुआ। इसमें मुझे टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट कम समझ में आता है। कमेंट करके बताइएगा क्या आपको क्या इसमें टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये डीएनए इसको देखकर बना होगा, जो कि मैं एग्री करता हूं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट फिर भी इसमें टेम्पलेट का कंसेप्ट थोड़ा सा फ्लॉड है, पता नहीं, मुझे लगता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल में क्या है कि डीएनए ब्रेक करता है और ये जो ब्लैक जो ओरिजिनल डीएनए था उसको देख कर ब्लू स्ट्रैंड बनते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई। मैंने आपको तीनों मॉडल पढ़ा दिए, मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन की आज एक ओवरव्यू दे दिया। कल हम बात करेंगे द फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में, सेमी कंजर्वेटिव के बारे में, और ये देखेंगे कि गेट में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे किस तरह के एनएडी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आज का दिन बहुत शुभ है, कल का दिन भी बहुत शुभ था। कल लोहड़ी थी, आज पोंगल है, कल मकर संक्रांति है। आप सबको इन तीनों त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके सारे सपने पूरे हों। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आने वाला है आपका गेट का एग्ज़ाम। आपका गेट का एग्ज़ाम है 7 फरवरी को 9 से 12 और 3 से 6। ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड आपका गेट का आ चुका है। ICMR की मैंने सीरीज लोड करी थी, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेटफुल रिस्पांस। उसी तरह से गेट की सीरीज भी मैं लेके आऊँगा। गेट का पेपर है आपका 7 तारीख को। मैं सोच रहा हूँ आपसे 25 या 26 रिपब्लिक डे पे से मैं गेट की सीरीज लेके आऊँ। ठीक है। जिस तरह के सवाल मैंने आपको ICMR में कराए थे उसी से मिलते जुलते सवाल, क्योंकि गेट में थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी आता है। तो बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का मैं आपसे सवाल करवाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपको ICMR में हेल्प मिली है वैसे आपको गेट में भी हेल्प मिली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और परसों, कल तो नहीं, परसों हम मिलते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ और एक न्यूमेरिकल के साथ। टेक केयर, बाय।